दोस्तों, दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत चुपचाप एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जो इस युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है? जरा सोचिए, थार डिजर्ट की जलती हुई रेत, जहां सदियों से सिर्फ कैक्टस उगते थे, वहां अब लहलहाते हुए चावल और गन्ने के खेत हैं। इमेजिन कीजिए कि जिन नदियों में हर साल बाढ़ आने से लाखों घर उजड़ जाते थे, वो नदियां अब शांत हैं और उनका पानी उन गांवों में पहुंच रहा है जहां लोगों ने सालों से नल में पानी नहीं देखा। बिहार और आसाम में बाढ़ यानी फ्लड का पानी तबाही मचाने के बजाय राजस्थान और तमिलनाडु के सूखे खेतों में सोना उगा रहा हो। क्या यह संभव है? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अगर पूरा हो गया तो भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के मैसिव कैनाल प्रोजेक्ट्स और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा प्लान जिसमें भारत की 60 से ज्यादा बड़ी नदियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसमें इतना कंक्रीट लगेगा जितने में हजारों बुर्ज खलीफा बन जाएं, और इसका खर्च इतना है कि उसमें कई छोटे देश खरीदे जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत के जंगलों और जानवरों के लिए एक डेथ सेंटेंस साबित हो सकता है। आखिर क्या है यह मेगा प्लान? क्या यह भारत को बचाएगा या डुबाएगा? आज हम खोलेंगे इस प्रोजेक्ट की हर वो फाइल जो अब तक धूल फांक रही थी। भारत की ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी पहेली है। एक तरफ हमारे पास ब्रह्मपुत्रा और गंगा जैसी नदियां हैं जो हर साल मानसून में उफान पर होती हैं और लाखों लोगों को बेघर कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ विदर्भ, बुंदेलखंड और राजस्थान जैसे इलाके हैं जहां पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। सोचिए, एक ही देश में एक तरफ पानी से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ पानी के बिना लोग मर रहे हैं। इसी विरोधाभास को सॉल्व करने का नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, NRLP। सिंपल शब्दों में कहें तो यह आइडिया है सरप्लस बेसिन से पानी को उठाकर डेफिसिट बेसिन तक ले जाना। जैसे हमारे घर में अगर टंकी फुल हो जाती है तो हम पाइप से पानी दूसरी जगह भेज देते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट पूरे देश के लेवल पर अप्लाई करने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का एम है 30 नए लिंक कैनाल्स बनाना जो हजारों किलोमीटर लंबे होंगे और नॉर्थ इंडिया के पानी को साउथ इंडिया तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह आइडिया कल परसों आया है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा में हुई थी। 19th सेंचुरी में सर आर्थर कॉटन, जिन्होंने साउथ इंडिया में इरिगेशन पर बहुत काम किया, उन्होंने पहली बार सोचा था कि अगर हम गंगा और कावेरी को कनेक्ट कर दें तो ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों में क्रांति आ जाएगी। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों की कमी थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1970 में डॉक्टर KL राव, जो एक इंजीनियर और इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने नेशनल वाटर ग्रिड का सपना देखा। लेकिन असली पुश मिला साल 1999 में, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक नेशनल प्रायोरिटी घोषित किया। उनका मानना था कि भारत की गरीबी और किसानों की आत्महत्या रोकने का यही एक रास्ता है। हालांकि पॉलिटिक्स और एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसने फिर से रफ्तार पकड़ी है। इस पूरे प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने 2 बड़े हिस्सों में बांटा है। पहला है हिमालयन कंपोनेंट और दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट। हिमालयन कंपोनेंट सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा के पानी को महानदी तक लाया जाए। इसके लिए नेपाल और भूटान के साथ मिलकर बड़े डैम्स बनाने होंगे। यह इंजीनियरिंग का वो लेवल है जो आज तक दुनिया ने शायद ही देखा हो। इसमें पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे और ऐसी टनल्स बनानी होंगी जो ग्रेविटी को चैलेंज करेंगी। दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट, यानी साउथ इंडिया का हिस्सा। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को एक चेन की तरह जोड़ा जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर गोदावरी में बाढ़ आई है तो वो पानी कृष्णा नदी में भेज दिया जाएगा और वहां से आगे कावेरी तक, यानी केरला और कर्नाटका का एक्स्ट्रा पानी तमिलनाडु के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है,
जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। अब बात करते हैं एक्शन की। कागजों से निकलकर यह प्रोजेक्ट जमीन पर शुरू हो चुका है और इसका पहला एग्जाम्पल है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। केन नदी, जिसमें अक्सर पानी ज्यादा होता है, उसका पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा बुंदेलखंड रीजन को होगा। बुंदेलखंड वो इलाका है जहां किसान पानी की कमी से सबसे ज्यादा परेशान है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 44,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। इसमें दाऊधन डैम बनाया जाएगा और एक 221 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी। सोचिए, 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नहर। इससे 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती हो सकेगी और 60 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो रिवर इंटरलिंकिंग संभव है। अगर आपको लगता है कि कैनाल से क्या ही बदलाव आएगा, तो आपको इंदिरा गांधी कैनाल की कहानी जाननी चाहिए। यह रिवर इंटरलिंकिंग का हिस्सा नहीं है, पर यह प्रूफ है कि कैनाल सिस्टम कैसे किसी इलाके की किस्मत बदल सकता है। यह भारत की सबसे लंबी कैनाल है, जो पंजाब के हरिके बराज से शुरू होकर राजस्थान के थार डेजर्ट तक जाती है। एक समय था जब राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले बिल्कुल बंजर थे, लेकिन आज वहां सरसों, गेहूं और कॉटन की खेती होती है। इंदिरा गांधी कैनाल ने रेगिस्तान का सीना चीरकर वहां हरियाली बिछा दी है। इस कैनाल ने यह साबित किया कि अगर पानी सही जगह पहुंच जाए तो रेत में भी सोना उगाया जा सकता है। यही विजन पूरे देश के लिए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देखता है। जब हम कैनाल और इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना के कालेश्वराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का जिक्र न करना ना इंसाफी होगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि यह लिफ्ट इरिगेशन क्या है। यूजुअली पानी ऊपर से नीचे बहता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कालेश्वरम में पानी को गोदावरी नदी से उठाकर बड़े बड़े पंप्स के जरिए उल्टी दिशा में ऊंचाई पर भेजा जाता है, ताकि वो तेलंगाना के पठारी इलाकों तक पहुंच सके। यहां जो पंप्स लगे हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उन्हें बाहुबली पंप्स कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडियन इंजीनियर्स की काबिलियत किसी से कम नहीं है। यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके वाटर क्राइसिस को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अपने खतरे और चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एनवायरनमेंट का। जब हम नदियों का रास्ता बदलते हैं तो हम नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट में ही पाना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। इससे वहां के टाइगर्स और गिद्धों के घर और उनकी जीवन शैली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है कि नदियां कोई पाइप नहीं है जिन्हें हम जब चाहें जोड़ दें और तोड़ दें। नदियां एक लिविंग इकोसिस्टम है, उनके किनारे जंगल हैं। रिवर इंटरलिंकिंग से यह सब खत्म हो सकता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है डिस्प्लेसमेंट। बड़े डैम्स और कैनाल्स बनाने के लिए लाखों लोगों को अपने पुरखों की जमीन छोड़नी पड़ती है। गांव के गांव डूब जाते हैं। क्या हम विकास के नाम पर उन लोगों की कुर्बानी को इग्नोर कर सकते हैं? तीसरा चैलेंज है पॉलिटिक्स। भारत में पानी एक स्टेट सब्जेक्ट है। कोई भी राज्य अपना पानी दूसरे राज्य को देना नहीं चाहता। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब तक सभी स्टेट्स एक साथ नहीं आएंगे, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि क्या कैनाल्स ही एकमात्र रास्ता है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है हर गांव अपने पानी का इंतजाम खुद करे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करना, पुराने कुओं और तालाबों को पुनर्जीवित करना। इजराइल जैसे देश ने दिखाया है कि कैसे कम पानी में भी अच्छी खेती हो सकती है। उन्होंने वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन, समुद्र के पानी को मीठा बनाना पर काम किया है। भारत भी अब इन टेक्नोलॉजीज को अपना रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का स्केल इतना बड़ा है कि हमें छोटे और बड़े दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कैनाल्स से काम नहीं चलेगा,
और सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी नहीं, हमें एक हाइब्रिड मॉडल चाहिए। तो दोस्तों, आने वाला वक्त कैसा दिखेगा? अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो अगले 20-30 सालों में हम भारत के नक्शे पर नीली लकीरों का एक जाल देखेंगे। हम देखेंगे कि राजस्थान के किसान भी चावल की खेती कर रहे हैं और बिहार के लोग बाढ़ के डर के बिना सो रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या रिवर इंटरलिंकिंग भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? क्या हमें कुदरत के रास्ते को बदलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारी रिसर्च और मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।